और सत्ता में अब जिक्र करते हैं इजराइल और हमास युद्ध के उस एंगल का जिसमें इसके और भी विस्फोटक और विनाशक होने वाली बारूदी माचिस है, जिसमें विनाश की इस आग को हवा देने वाली तिल्ली है। और कोई दोस्ती और कोई समझौते के नाम पर, तो कोई धर्म के नाम पर, कोई दोस्ती के नाम पर, तो कोई प्रतिशोध के नाम पर, सब मौका और माहौल देखकर वार कर रहे हैं। हमास के कंधे पर बंदूक रखकर सबने अपने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। पिछले 15 दिनों से इजराइल और हमास युद्ध में यही हो रहा है। पहले कुछ सेकंड की न्यूज़ रील में देखिए कैसे माहौल गर्म हो चुका है। उसके बाद समर्थन और विरोध के नाम पर भड़कते शोलों का विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप 15 दिनों में अलग अलग देशों के रुख पर गौर करेंगे, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बयान को नोटिस करेंगे, तो आपको इस युद्ध को महायुद्ध बनाने वाले माहौल का थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर होगा। ऐसे ही कुछ बयानों और संकेतों के आधार पर हमने तबाही पर तराजू वाली एक कुंजी तैयार की है, जिसमें यह भी पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने रॉकेट से हमला किया। उसी दिन से अमेरिका इजराइल के साथ में है। पहले युद्धपोत भेजे अमेरिका, विदेश के जो वहां के विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन तक वॉर जोन में उनको लेकर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर इजराइल के तरफ से जैसे दावे किए जा रहे हैं, हमास के साथ अप्रत्यक्ष रूप से पहले दिन से ईरान है। जो वीडियो सबूत वॉर जोन से आए हैं उसमें भी ईरान के रॉकेट, मोर्टार समेत कई हथियार देखे गए। बाइडेन के इजराइल के जाने के ठीक बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वॉर जोन में पहुंचे। ऋषि सुनक ने न सिर्फ हमले पर दुख जताया, बल्कि यह भी कहा था कि आतंकवाद जैसा बुराई के खिलाफ हमेशा साथ खड़ा हूं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह हमास के साथ मिलकर हमले की साजिश रचने लगा है। यहां तक कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर अटैक भी किए गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की सेना के लिए हिजबुल्लाह बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इजराइल पर हमले के 10वें दिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी वॉर जोन में पहुंचे। तेल अवीव में इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर हमास की तरफ से देखें तो हूती विद्रोही खुलकर इजराइल के खिलाफ मैदान जंग में उतर चुके हैं। इस युद्ध में फ्रांस का रुख भी पहले दिन से ही साफ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी इजराइल के दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि वो पहले ही दिन हमास के हमले को आतंकी हमला बता चुके हैं। यहां पर हमास की तरफ देखें तो रूस और चीन का झुकाव उसके पक्ष में है। हो सकता है इसकी वजह अमेरिका और रूस में वर्चस्व की लड़ाई हो, लेकिन गुटबंदी तो कुछ ऐसी ही है और ऐसी दिखाई दे रही है। वैसे भी इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच पुतिन चीन जाकर जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं। गुटबंदी वाले इस तराजू में बड़ा नाम किम जोंग का भी है। इस युद्ध में अभी तक जो वीडियो सबूत आए हैं उसके हिसाब से किम हमास के साथ दिखाई दे रहे हैं। इधर इजराइल के साथ थाईलैंड, अर्जेंटीना जैसे देश हैं जो हमास के हमले पर दुख जता चुके हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश इस वक्त हमास या फिर इजराइल के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं, वो इस युद्ध को और ज्यादा विनाशक बनाने की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि किम जोंग की एंट्री बता रही है कि ये एंट्री इस युद्ध को और ज्यादा खतरनाक करेगी, क्योंकि उनके हथियार मिल रहे हैं और ये इजराइल की सेना का दावा है। इस गुटबंदी का असर ये हो रहा है जो हमने आपको बताया था कि युद्ध की आग रुकने के बदले और भी तेजी से फैल रही है। जिस हमास को इजराइल कुछ ही दिन में खत्म करने का दावा करता था, आज वो इजराइल की सेना के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। 15 दिनों की मिसाइल अटैक, बमबारी के बावजूद हमास आज की तारीख में भी नेतन्याहू के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, खासतौर पर ग्राउंड ऑपरेशन। आपको बता दें कि जमीनी जंग पर इजराइल के रक्षा मंत्री योएव गैलेंट का बड़ा बयान भी सामने आया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना को बहुत जल्द गाजा में घुसने का आदेश दिया जा सकता है। आपको बता दें, इजराइल गाजा से हमास को हटाने के लिए 3 चरणों में युद्ध की तैयारी कर रहा है। इस पर भी जरा एक नजर डाल देते हैं। सबसे पहले इजराइल नॉर्थ गाजा को सीज करेगा। हमास के उन लड़ाकों का सफाया करेगा जो इस वक्त हमले को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल मजबूत बेस बनाएगा, सटीक स्ट्राइक की जाएगी। अब तक की तैयारियों से ऐसा लग रहा है कि इस प्लान को सफलतापूर्वक अंजाम देना इतना आसान नहीं होगा,
क्योंकि हमास ने जमीन पर खास तैयारी की है। जब इजराइल हमास के खिलाफ जमीनी लड़ाई छेड़ेगा तब उसके सामने क्या चुनौती होगी, ये भी आपको बता देते हैं। हमास के पास SA-7 मिसाइल लॉन्चर है जिससे वो इजराइल जेट हेलीकॉप्टर को तबाह कर सकता है। बताया जा रहा है कि हमास ने कई लॉन्ग रेंज स्नाइपर की फौज तैयार की है जो जमीनी ऑपरेशन के दौरान चुन चुन कर इजराइल के सैनिकों को निशाना बना सकते हैं। हमास के पास कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जिससे इजराइल के मार्क 1 टैंक भी नेस्ता नाबूद हो सकते हैं। और इस वक्त इजराइल से मेरे सहयोगी मनीष और साथ ही साथ सुमित चौधरी, जो कि लगातार जब से युद्ध शुरू हुआ है आपको जमीनी हकीकत बता रहे हैं। मनीष इस वक्त तेल अवीव में मौजूद हैं और इस वक्त अश्कलोन से सुमित चौधरी हैं। सुमित, हम लगातार आपसे अपडेट लेते चल रहे हैं, आप लगातार वहां के जो विध्वंस है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह, किम जोंग की एंट्री, ये इस युद्ध को और कितना खतरनाक बनाती है? देखिए, बिल्कुल खतरनाक तो इस युद्ध को बना ही दिया है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि इजराइल को ये लगता था कि वो एक हफ्ते में गाजा स्ट्रिप पे घुसकर बर्बाद कर देगा, लेकिन आप देखिए कि कितने दिन हो चुके हैं, 14 से 15 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड फोर्सेस का ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। हालांकि आज फिर एक ये ऐलान किया गया कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। 188 जो आर्मर्ड ब्रिगेड है वो लगातार ऑपरेशनलाइज कर दी गई है राहुल जी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्थ कोरिया के जो वेपन्स मिले हैं, मैंने खुद उसके ऊपर रिपोर्ट की, हमने लगातार बताया कि उस बेस से कि कितना बड़ा जखीरा बरामद किया गया है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया का नहीं, ईरान के भी कई वेपन्स, और वो वेपन्स जो लगातार हमास के पास लंबे समय से नहीं थे। मैंने जब ये बात अपने इंटरव्यू में IDF से पूछी तो उन्होंने साफ तौर पर मुझे कहा कि हम भी सरप्राइज थे कि इतने ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन कैसे आ गए, और ये सिर्फ 1% है, बाकी की चीज़ें ज़्यादातर या तो हमास ने इस्तेमाल कर ली है अटैक में या फिर अपने साथ वापस लेकर चला गया है। और अभी भी लगातार IDF की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन जखीरों को पकड़ा जा सके, क्योंकि ये ऐसे वेपन्स है जो इजराइल की सेना को बहुत देर तक हॉल्ट कर सकते हैं। और इन्हीं वजह से लगातार इजराइल की सेना हर रोज अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव कर रही है, कभी लगातार अपनी आर्मर्स को आगे कर रही है, कभी आर्टिलरी से लगातार फायर किए जा रहे हैं। और आज भी जब मैं मौजूद हूं तो मैं आपको बताऊं, सुबह से ही फायर चल रहा है आर्टिलरी का, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस का क्या एक्टिविटी है, क्या ऑपरेशनलाइजेशन किया जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी IDF की तरफ से साझा नहीं की जा रही। जी सुमित, लेकिन मनीष, यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि जो गलती पुतिन ने जेलेंस्की को लेकर, यूक्रेन को लेकर की थी, क्या वही गलती नेतन्याहू ने हमास को लेकर की है? और जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमास के समर्थन में लोग आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये चुनौती नेतन्याहू के लिए भी है, ये चुनौती जो बाइडेन के लिए भी है? देखिए, यूक्रेन को जब दुनिया भर से समर्थन मिला था तो समझ में आया था कि यूक्रेन एक देश है और रूस उस पर आक्रमण कर रहा है, और इसलिए एक संप्रभुता के नाम पर पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। लेकिन राहुल जी, आज शनिवार का दिन है। 2 हफ्ते पहले जब शनिवार को हमास ने 1400 लोगों का कत्लेआम मचाया था, उसके बाद एक संगठन के लिए जो कई देशों में आतंकी संगठन है, उसके लिए जिस तरह से लामबंदी हुई है, ये दरअसल बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस साइड में है, जिसको जिस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। आपने पूरी डिटेल रिपोर्ट बताई कि कैसे सब गोलबंदी हुए हैं। अगर इस्लामिक देशों में बात करें तो केवल एक अजरबैजान ऐसा देश है जिसने इजराइल में मारे गए लोगों के प्रति सहानुभूति जताई या फिर इजराइल के पक्ष को समझ रहा है। इस्लामिक देश होने के बावजूद वो इजराइल की बात करता है, वरना सभी देशों ने इसको मुस्लिम और यहूदी के बीच का जंग बना दिया। और आज की तारीख में हर कोई इसके नाम पर कि गाजा पट्टी के अंदर लोग हैं, इसके नाम पर एकजुट हो गए हैं तमाम मुस्लिम देश। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा पट्टी के अंदर जो लाखों लोग हैं, आज देखिए राफा क्रॉसिंग पर मैं गया, राफा क्रॉसिंग में सिर्फ 20 तक जाने दिया गया। उधर लाखों लोग हैं, लेकिन इजिप्ट नहीं कह रहा कि उन लोगों को हम अपने यहाँ शरण देने को तैयार हैं। तो ना जॉर्डन, ना लेबनान, ना कोई भी इस्लामिक देश गाजा पट्टी के लोग नहीं चाहिए, लेकिन उसके नाम पर तमाम जियोपॉलिटिक्स होती रहे, यही सभी देश चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि ये आग जलती रहे, और इस आग में घी डालने का काम अमेरिका भी कर रहा है और ये तमाम मुस्लिम देश भी कर रहे हैं जो हमास को समर्थन देने का दावा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सेफ रहिए, सुरक्षित रहकर हमें लगातार अपडेट देते रहिएगा।